पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आर्बिट्री होता है, कहीं भी जाते चले जाते हैं क्योंकि वो पॉइंट है, वो पॉइंट पार्टिकल। हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप सबने एक्सरसाइज 22A तक अपना जो क्वेश्चन है वो फिनिश कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 22A के बाद जो एक्सरसाइज 22B है उसके बीच में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बेसिस पर ही एक्सरसाइज 22B के आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो थिंकिंग स्किल हम लगाते हैं क्वेश्चन में वो थोड़ी सी डेवलप होगी और उसको हम अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है आज का। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। इन ट्राइंगल ABC, AP is perpendicular to BC if BC is 112 centimeter and cot B is 4/3, cot C is 12/5, calculate the length of the side AP। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर अपने फिगर बना के प्लॉट कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्राइंगल हमारा ABC है इसके अंदर BC की लेंथ देखिए आप लोग 112 दी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर रखी है। उसके बाद कॉट बी की वैल्यू दी हुई है। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल में जैसे इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो आप देखिए एंगल बी हमारा रेफरेंस एंगल है, और जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं उसमें कॉट बी की वैल्यू जो अगर हम देखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल जो है इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को फिलहाल हम अभी कंसीडर करने वाले हैं, जिसके अंदर कि हमें कॉट बी की वैल्यू गिवन है। तो हमारा ट्राइंगल है ABP, ठीक है। तो ये जो ABP ट्राइंगल है इसमें एंगल B जो है ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, और हमें गिवन है यहाँ पे कॉट B इज इक्वल टू 4/3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट B की वैल्यू अगर 4/3 दी हुई है, तो कॉट थीटा आपको मालूम है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसको मैं पहले से ही बता के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे जब वो रेसिप्रोकल सिस्टम आएगा तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो tan B होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो कॉट B क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल B है। तो एंगल B के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वह एंगल B के सामने वाली साइड होगी, जिसको कि हम AP बोल रहे हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है वो साइड होती है जो हमारे एंगल को और 90 डिग्री वाले एंगल को कंटेन करती है, तो वो हमारा बेस बन गया BP। तो इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखें ध्यान से, तो कॉट बी हमें मालूम है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस हमारा क्या है, BP है, और परपेंडिकुलर है AP, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4/3। ये हमारी 4/3 के बराबर हो जाएगी रेशो। अब हमें इस यहाँ पर एक रेशो फैक्टर एज्यूम करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो यहाँ पर हमने जो रेशो फैक्टर है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेशो फैक्टर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए इस पॉइंट को, क्योंकि इसके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं अगर आपने BP जो है उसको डायरेक्ट 4 ले लिया। यहाँ पे रेशो फैक्टर का बहुत काम है, खासकर जहाँ पर रेशोज यूज होती हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। तो रेशो फैक्टर हमने क्या मान लिया, K मान लिया इधर। तो इस ऐसा K मानने से जो BP की वैल्यू है वो 4K बन जाएगी। जो BP हमारा वो 4K हो जाएगा, क्योंकि रेशो फैक्टर K लिया है हमने। और जो AP हमारा वो 3 ना होकर AP की वैल्यू 3K हो जाएगी। तो हमें जो हमारा ट्राइंगल ABP है इसके अंदर BP और AP की वैल्यू मिल गई विद द हेल्प ऑफ कॉट B। अगर हम अपने अल्टीमेट एम को देखें इस क्वेश्चन में, जो गोल है हमारा, जो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो हमें AP की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारा जो AP है, ये जो लेंथ AP है, इसको फाइंड आउट करना है हमने, ये हमारा एम है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें AP की हेल्प से रिजॉल्व करना है सारी चीज़ों को, सो दैट कि AP यूज हो सके, जो हमारा डिस्टेंस AP है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी गिवन क्वांटिटी देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट गिवन क्वांटिटी हमें दे रखी है कॉट C। हमें कॉट C गिवन है। तो कॉट C के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा पास एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल C लिया जाएगा, और इसके हिसाब से जो हमें ट्राइंगल एज्यूम करना है, द ट्राइंगल विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर कॉट C, दैट विल बी ट्राइंगल APC, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच हैव स्टेटेड विद द येलो कलर। तो ये जो येलो कलर से हमने ट्राइंगल शेड कर दिया, ये ट्राइंगल हमें अब यूज करना है कॉट C के लिए। तो जो कॉट C होगा, कॉट C की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट के हिसाब से जैसे हमने ऊपर लिया था, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कॉट C की वैल्यू हमें गिवन क्या है, पहले तो रेशो गिवन है 12/5, जिसको कि हम अपने फिगर के अंदर देखेंगे। जैसे कि हमने C रेफरेंस लेना है, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा CP
डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू 12/5। सी पी हमारा बेस है और ए पी हमारा परपेंडिकुलर है एंगल सी के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो हमने सी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 12/5 लिखा है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो ए पी की लेंथ है वो हम 3K निकाल चुके हैं पहले ही, क्योंकि हमें एपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमारा सारा फोकस इस क्वेश्चन में एपी के ऊपर रहेगा। तो इस एपी की वैल्यू को अब हम यहाँ पर सीपी अपॉन एपी में पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। तो आप देखिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो सीपी है वो एज इट इज रहेगा, एपी की वैल्यू 3K रख देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 12/5। और यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं कि जो सीपी की लेंथ है वो हमें मिल गई 12/5 इंटू 3K, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो 3K वो डिनोमिनेटर में, तो वो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये सॉल्व होने के बाद जो सीपी की लेंथ है वो हमें मिल जाएगी 36K/5। ये जो सीपी की लेंथ है ये हमारे लिए जरूरी क्यों थी, इसको अभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि हमें जो गिवन क्वांटिटी थी थर्ड वाली वो 112 सेंटीमीटर दे रखी है बीसी की लेंथ, और जो बीसी हमें दिखाई दे रहा है वो दो लेंथ के सम के बराबर है, दैट इज बीपी प्लस सीपी। तो इसका मतलब बीपी और सीपी दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए थी। तो इसीलिए अब अगर हम अपने लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन में देखें तो जो बीसी है उसकी वैल्यू 112 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको कि हम फिगर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बीपी प्लस सीपी दैट इज इक्वल टू 112। अब आप देखेंगे कि बीपी की वैल्यू हम 4K निकाल चुके हैं पहले, तो बीपी की जगह पे 4K रख देंगे, और सीपी की वैल्यू हमने अभी निकाली 36K/5। अब आप समझ पा रहे होंगे सीपी की वैल्यू हमने क्यों निकाली। तो सीपी की वैल्यू 36K/5 यहाँ पुट कर देंगे और इन दोनों का सम 112 बन जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 56K/5 दैट इज इक्वल टू 112। यहाँ से हमें K की वैल्यू मिलेगी 112 इंटू 5/56 एंड दैट इज बिकम 10। इसको सिंप्लीफाई करना आप लोग जानते हो और इजीली कर सकते हो, एल्जेब्रिकल पार्ट है। तो K की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब हमारा अल्टीमेट एम जो है वो सॉल्व होता है, क्योंकि अब हमारे सामने AP की वैल्यू आती है। तो आप देखिए राइट साइड में AP की वैल्यू थी, हमने 3K निकाली थी, तो AP की लेंथ हमारी 3K थी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू K की वैल्यू कितनी आई 10। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आया 30। अब हमारा एग्जाम्पल 7 स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल 7 में हमें दे रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट आप एग्जाम्पल सब जब कर लेंगे तो आपको सारी टाइप समझ में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल 7 के अंदर लिखा है इन अ रोम्बस ABCD। तो ABCD हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है, जिसको कि आप राइट साइड में फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ABCD अगर एक रोम्बस है, क्योंकि प्रॉपर्टीज को आप लोग 9th स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, 8th स्टैंडर्ड में आप लोग इसको पढ़ के आते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर ABCD हमारे पास एक रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है, उसके डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। और इनका जो बाइसेक्ट जहां पर करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स कट एट राइट एंगल। तो ये जो एंगल है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है रोम्बस की वो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होंगी, तो ये पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो रोम्बस ABCD हमें गिवन है, जिसमें कि डायगोनल AC की लेंथ गिवन है आपको, यहाँ पर हमने शो कर रखा है कि AC डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, ये आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ से हमें एक पहली जो चीज पता लग गई वो ये पता लग गई कि जो AC की लेंथ है डायगोनल की, उसको हम देख पा रहे हैं कि वो AO प्लस OC है। आप देख पा रहे होंगे AO प्लस OC है, तो AO और OC की लेंथ आपस में इक्वल है। आप मालूम है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AO और OC हाफ ऑफ AC बन जाएंगे, AO और OC AC का हाफ हो जाएंगे। तो जब वो AC का हाफ होंगे तो इसका मतलब हाफ ऑफ 18 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस फिगर में हमें जो AO की लेंथ है वो मिल गई 9 सेंटीमीटर। जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उतना हमने इसको यूज कर लिया। अब आगे लिखा है द एंगल बिटवीन द डायगोनल BD एंड साइड AB इज अल्फा। जो एंगल है AB और BD के बीच में वो अल्फा दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ रेफरेंस हमें अल्फा गिवन है, और आगे लिखा हुआ है कॉस अल्फा की वैल्यू 0.8 है, कॉस अल्फा इज 0.8। तो कॉस अल्फा अगर 0.8 है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, इसको मैं राइट साइड में यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होती हैं तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें आप। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8/10, जिसको कि सॉल्व करके बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब आती बात कि इस कॉस अल्फा के लिए ट्राइंगल कौन सा लिया जाए,
तो नेचुरल सी बात है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही देखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जो अल्फा एंगल है वो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो हमें साफ नजर आ रहा है वो ट्रायंगल है AOB, इसको कि मैं येलो कलर से शेड कर देता हूँ। ये ट्रायंगल AOB हमारे इस कॉस अल्फा के लिए यूज होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा के सामने जो साइड है AO, ये हमारी परपेंडिकुलर है, और BO क्या है, बेस है। ये हमारा बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस अल्फा जो है उसको हम अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने सॉल्यूशन पार्ट में कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 आई, और इसके अंदर हम कॉस अल्फा की वैल्यू को अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BO अपॉन 5, BO अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 4/5। कॉस अल्फा जो है हमारा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको जब मालूम है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, दैट इज इक्वल टू AB। तो BO अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई। अब नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे हम रेशो फैक्टर मानेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा रेशो फैक्टर है वो K है। तो इसके अकॉर्डिंग BO की लेंथ हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी 4K, और AB की लेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी 5K। AB की लेंथ हमें मिल जाएगी 5K, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर हम अपने सॉल्यूशन उसमें देखें तो BO की लेंथ हमें 4K मिल चुकी है और AB की लेंथ हमें 5K मिल चुकी है। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल के अंदर जो हमने शेड किया हुआ है इसमें हमें AO 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ये जो AB है इसकी लेंथ हम 5K निकाल चुके हैं, तो ये 25K स्क्वायर हो गया। OA की लेंथ जो है वो हमें 9 दे रखी है, तो उसका स्क्वायर 81 हो गया, और BO को हमने फाइंड आउट किया था 4K, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर। तो इसका मतलब जब हम 16K स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर बन गया, एंड दैट इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ से रेशो फैक्टर जो है हमारा उसकी वैल्यू निकल के आ गई K इज इक्वल टू 3। तो K की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। K की वैल्यू निकलने से क्या होगा कि हमें यहाँ पर BO और AB की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो BO की वैल्यू क्या थी, 4K थी, तो इसमें इसको K की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BO की लेंथ 12 आ गई, और AB की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 × K, दैट इज 5 × 3 15 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम अब ध्यान से देखें तो AB की लेंथ हमें मिल चुकी है 15 सेंटीमीटर, जिसको कि मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर AB की लेंथ मिल गई हमें, और BO जो बेस था हमारा इस ट्रायंगल का, उसकी लेंथ हमें यहाँ पे मिल गई। BO की लेंथ हमने फाइंड आउट की है 12 सेंटीमीटर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था फाइंड द डायगोनल BD डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है वो, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी फिगर को तो इस BD डायगोनल के अंदर जो BD है वो BO का डबल है। ये जो टोटल लेंथ BD है ये हमारे इस BO का डबल है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो डायगोनल BD है दैट इज ट्वाइस ऑफ BO। तो 2 × BO की लेंथ हम निकाल चुके हैं, दैट इज 12। तो 2 × 12 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD। पेरीमीटर पूछा है रोम्बस का, तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगा, 4 × साइड होगा, 4 × लेंथ ऑफ साइड होगा, और साइड की लेंथ आप देख पा रहे होंगे हमने 15 सेंटीमीटर निकाली है। तो 4 × 50 कितना हो गया, आज का आंसर 60 सेंटीमीटर। तो ये एक रोम्बस पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई हो रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपको ये मिलेगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि वो इजी हैं, आप लोग इजीली उसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन 9 भी इजी है नो डाउट। तो क्वेश्चन 9 के अंदर एक फिगर बनी हुई है, आप फिगर को देखिए, राइट साइड में मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, जिसके अंदर की एक हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है, ABC ट्रायंगल नजर आ रहा है, और इसमें AB जो है उसकी लेंथ 18 दे रखी है। एंगल A जो है उसको y डिग्री बोला हुआ है, जो कि फिगर में आपको नजर आ रहा होगा। एंगल RSB x डिग्री दिया हुआ है। SR की लेंथ 5 दी है और RB की लेंथ 6 दी हुई है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला पार्ट पूछा है वो पूछा है 10x डिग्री की वैल्यू बतानी है हमें, 10x डिग्री। तो 10x डिग्री को निकालने के लिए हमें जो ट्रायंगल एज्यूम करना है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। जो x डिग्री एंगल है वो हमारे ट्रायंगल BRS ट्रायंगल के अंदर है। ये जो BRS ट्रायंगल है इसके अंदर हमें x डिग्री एंगल नजर आ रहा है, तो इस BRS ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे हम 10x डिग्री निकालने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि x जो है
इसके सामने x डिग्री जो एंगल नजर आ रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो साइड हमारे x डिग्री और एंगल 90 को कंटेन कर रही है वो हमारा होगी बेस, जिसको कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 5 है। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इन ट्राइंगल SRB, अगर SRB ट्राइंगल आप देखेंगे तो tan x डिग्री की वैल्यू होती है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल x के सामने वाली साइड, दैट इज RB, और बेस क्या है RS। तो वो हमें दोनों साइडें गिवन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5। पहला पार्ट हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमें जो पूछा गया है वो पूछा है साइन y डिग्री एंड कॉस y डिग्री। साइन y डिग्री और कॉस y डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि जो हमें ट्राइंगल लेना है इस फिगर के लिए, वो ट्राइंगल लिया जाएगा ट्राइंगल ASR, क्योंकि y डिग्री जो एंगल है हमारा वो ASR ट्राइंगल में लाई कर रहा है। ये जो ASR ट्राइंगल है इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें 5 तो गिवन है, जो 5 है वो साइड तो हमें गिवन है पहले से ही, तो 5 जो हमारी साइड है वो यूज हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पर हाइपोटेनस और बेस की लेंथ नहीं पता है, क्योंकि एंगल y के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो AR जो है वो हमारे एंगल y और 90 को कंटेन कर रहा है, तो वो बेस हो गई। अब बेस को कैसे निकालेंगे वो हमें साफ नजर आ रहा है। तो बेस जो हमारा है वो होगा 18 - 6, क्योंकि टोटल लेंथ 18 दे रखी है। 18 - 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 12 जो है वो बेस मिल गया। अब हम हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ASR। तो इन ट्राइंगल ASR अगर हम लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको लगाएंगे अगर, तो यहाँ पर हाइपोटेनस AS है तो ये हो जाएगा AS स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AS की लेंथ 13 मिल जाएगी। तो जो AS है उसकी लेंथ को हमने 13 फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आप अब इस ट्रायंगल के अंदर साइन y और कॉस y दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। साइन y होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ब्लू कलर के ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो SR है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AS है, दैट इज इक्वल टू 5/13, वैल्यूज गिवन है। और कॉस y होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AR अपॉन AS। AR is base and AS is hypotenuse, and the final answer is 12/13 for question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फिगर दी हुई है, जिसको कि मैंने राइट साइड में आपको नजर आ रहा होगा ड्रॉ कर लिया है। इस फिगर में एक ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर हमें एंगल B राइट एंगल दे रखा है। BC की लेंथ 15 दी हुई है, AB की लेंथ 8 दी हुई है, और B से जो हाइपोटेन्यूज है हमारे ट्राइंगल का उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है D पॉइंट पर। तो BD हमारा परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ABD निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से कि फिगर में एंगल ABD है कहाँ पर। तो हमारा फिगर में एंगल ABD जो है वो उसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ग्रीन कलर से, ये एंगल ABD हो गया फिगर के अंदर। तो एंगल ABD का काम है, और दूसरा निकालना है हमें टेंजेंट ऑफ एंगल DBC। टेंजेंट ऑफ एंगल DBC फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल DBC का मतलब हो गया कि हमें जो DBC एंगल है इसको मार्क कर लेना चाहिए। अब ये दोनों एंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लाई कर रहे हैं जहाँ पे पूरा राइट एंगल हमारा ट्राइंगल यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो फुल राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल है वो हमारे एंगल A और एंगल C जो है वो यूज होंगे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल यूज करने हमें। तो हम अपने क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा एंगल ABD है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ थीटा। ये हमने थीटा मान लिया। अगर ये एंगल हमने थीटा मान लिया तो जो इसके नीचे हमें एंगल नजर आ रहा है DBC वो 90 - थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये हमें एंगल B 90 का दे रखा है। और आप देखिए कि जो एंगल D है वो हमें यहाँ पे 90 पहले से गिवन है। तो अगर हम इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल को एज्यूम करें तो हमारा जो एंगल है 90 - थीटा प्लस एंगल D जो है वो 90 है प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला 90 - थीटा है, और ये एंगल D है, और ये एक एंगल C है। इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल, जो रेफरेंस लेना है उस एंगल की वैल्यू निकल के आ जाए इन टर्म्स ऑफ एंगल C एंड एंगल A। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो 90 और 90 है इसका सम 180 हो जाएगा, तो ये 180 से कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू जो है वो थीटा निकल के आ जाएगी।
ये हमें समझ में आया यहाँ से क्लियर कि जो एंगल सी है वो हमारा थीटा बन गया, पहली चीज जो हमें समझ में आई। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि जो फुल ट्राइंगल हमारा एबीसी है, ऑल्सो इन ट्राइंगल एबीसी, जो हमारा एबीसी ट्राइंगल है, इसके अंदर भी जो हमारे तीनों एंगल है इनका सम 180 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल 90 दैट इज बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। मैंने एंगल बी को डायरेक्ट 90 लिख दिया है। एंगल ए प्लस 90, जो एंगल बी है वो 90 है, एंगल बी 90 दे रखा है हमें, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमने थीटा निकाली दैट इज इक्वल टू 180। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 90 माइनस थीटा। एंगल ए क्या बन गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा 90 माइनस थीटा आ गया, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो 90 माइनस थीटा एंगल हमने यहाँ पे निकाला है वो इसके बराबर है, और ये एंगल थीटा हमारा सी के बराबर है। ये एंगल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे इस फिगर के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन पार्ट हमारा इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो अगर हमें एंगल ए बी डी को यूज करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझो, अगर मुझे एंगल ए बी डी थीटा यूज करना है तो इस थीटा को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे ले गया सी पर, तो एंगल सी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन पार्ट है उसके अंदर लिखा है कॉस ऑफ एंगल ए बी डी। आप देखिए लेफ्ट साइड में कॉस ऑफ एंगल ए बी डी। तो कॉस ऑफ एंगल ए बी डी को मैंने थीटा माना है, तो कॉस ऑफ एंगल ए बी डी वो थीटा है हमारे किस एंगल के बराबर है, सी के बराबर है। तो कॉस ऑफ एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू कॉस सी बन गया। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो एबीसी ट्रायंगल है इसके अंदर दो साइड गिवन थी 8 और 15, जो कि बेस और परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल सी और एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखें तो हम एसी की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हम देख पा रहे हैं कि राइट साइड में इन ट्रायंगल एबीसी आप देख रहे हैं एसी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 289 हो गया। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई 17 आ गई। तो ये जो ए सी है इसकी लेंथ हमें यहाँ पर कितनी मिल गई 17 मिल गई। तो ये जो 17 है ये हाइपोटेन्यूज बन गया हमारे फुल बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो 17 है, ये 15 है, ये 8 है, इसको हम यूज करेंगे अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा कि कॉस ऑफ एंगल ए बी डी जो था वो कॉस सी के बराबर था, और कॉस सी क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सी के हिसाब से, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है हमारा 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कॉस ऑफ ए बी डी निकालना था हमें। अब निकालना है हमें tan ऑफ डी बी सी। अब tan ऑफ डी बी सी को फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल डी बी सी को अगर देखें ध्यान से, तो एंगल डी बी सी हमारा क्या चीज है, कौन सा एंगल है, देखो डी बी सी एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया था, एंगल ए के बराबर हो गया था। तो इसका मतलब अगर हम मुझे tan ऑफ डी बी सी निकालना है, अब अपने सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे, tan ऑफ डी बी सी अगर मुझे निकालना है दैट विल बी इक्वल टू tan ए, क्योंकि एंगल डी बी सी ए के बराबर है। तो tan ऑफ एंगल डी बी सी tan ए बन गया। और इस फिगर के अंदर जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर टेंजेंट ऑफ ए tan ए की वैल्यू अगर देखेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है फिगर के अंदर वो हमें बी सी नजर आ रहा है, और जो बेस है वो क्या होगा ए बी होगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब बी सी ओपन ए बी लिखेंगे tan ए को, और बी सी की लेंथ और ए बी की लेंथ हमें पता है पहले से ही, तो बी सी ओपन ए बी हमारा क्या बन गया 15/8। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंगल्स हैं उनको ट्रांसपोज करना पड़ रहा है, मतलब एंगल को शिफ्ट करना पड़ रहा है ट्राइंगल के अंदर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार और अगर खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी बहुत है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है हमें। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, गिवन है, और वो बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो इक्वेशन गिवन है और जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके बीच में रिलेशन हमें इजीली समझ में आता है। तो इसका मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा जो इक्वेशन हमें 2 गिवन है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज याद रखो, सबको पता भी होगा कि जो tan थीटा होता है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो cot थीटा होता है, और आप जानते हैं cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब जब हम tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड दैट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा राइट साइड में। अब देखो आप यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा लिखकर हम इस tan थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है उसमें आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी थी,
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो जो 2 है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 दैट इज 2। तो इसका 2 जो है वो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 3 मार्क्स 3 3 4 के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का। और आप फर्स्ट टाइम ये पैटर्न जो है वो अटेम्प्ट करेंगे 9th क्लास के बच्चे, क्योंकि 9th क्लास का जो एग्जाम का पैटर्न है वो 10th क्लास के एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे बनता है। तो आप लोगों को ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 8, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर करने जा रहे हैं। तो उस 8 क्वेश्चंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 + 3 + 4 होता है, 3 3 4। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो आपको ओवरऑल 24 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली, और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। तो एक पार्ट का नंबर होंगे 3, फिर दूसरे पार्ट का 3, फिर थर्ड पार्ट का 4। 3 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 जो है इसके अंदर में एक फिगर गिवन है, जिसको कि मैंने राइट साइड में कॉपी कर लिया है। इस फिगर के अंदर एंगल सी 90 डिग्री रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ पर जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब बीडी और डीसी की लेंथ आपस में इक्वल है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कॉट ऑफ एबीसी अपॉन कॉट ऑफ एडीसी, कॉट ऑफ एबीसी अपॉन कॉट ऑफ एबीसी। तो यहाँ पर हम अगर अपनी फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो फिगर में जो हमने बीडी और डीसी को देख रहे हैं वो इक्वल है आपस में। तो हमने क्या किया, बीडी की लेंथ को मान लिया x, तो डीसी की लेंथ भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी बन गई, टोटल लेंथ हमारी हो गई 2x। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फर्स्ट जो रेशो निकालनी है वो कॉट ऑफ एबीसी अपॉन कॉट ऑफ एडीसी है, और सेकंड पार्ट में निकालना है हमें tan ऑफ डीएसी एंड tan ऑफ बीएसी की रेशो निकालनी है। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इन एंगल्स को हम अपने ट्रायंगल में लोकेट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कॉट ऑफ एबीसी की वैल्यू। तो जो एंगल ए बी सी है इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हमें एंगल एबीसी यहाँ पे ये नजर आ रहा है, दिस इज द एंगल एबीसी। तो इस एंगल एबीसी की हेल्प, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो हमें निकालना है कॉट ऑफ एंगल एबीसी। तो कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल बी के लिए जो बेस आप देख पा रहे होंगे वो 2x है, बेस हमारा 2x है, और जो इसकी हाइट है, लेंथ है, वो AC है। तो इसका मतलब BC अपॉन AC हमें लिखना है इसको। तो कॉट ऑफ ABC आपको देखो क्या लिखा हुआ है, BC अपॉन AC। अब BC की लेंथ हम देख रहे हैं 2x है, और AC की लेंथ हम नहीं जानते, तो AC को AC लिखे रहने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसमें पूछा है कॉट ऑफ ADC। अब कॉट ऑफ ADC के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल D है। देखो मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया, एंगल D। तो एंगल D को अगर हम यूज कर रहे हैं तो एंगल D के लिए जो बेस है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है साफ x है, DC है, और जो हाइट है वो AC है। तो इसका मतलब कॉट ऑफ ADC होगा DC अपॉन AC, और DC की लेंथ हमने x मानी है, अपॉन AC हो गया। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें ध्यान से तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कॉट ऑफ ABC अपॉन कॉट ऑफ ADC। तो दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो कॉट ऑफ ABC की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन AC। देखो आप ध्यान से 2x अपॉन AC लिख दिया, और कॉट ऑफ ADC की वैल्यू x अपॉन AC है, तो उसको x अपॉन AC लिख देंगे। और आप देख पा रहे होंगे दोनों में से रेशो में से AC कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x अपॉन x, और 2x अपॉन x में x को x से कैंसिल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। इसके अंदर AC की लेंथ पता नहीं है, फिर भी हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि वो रेशो फॉर्म में क्वेश्चन है, इसीलिए वो रेशोज की हेल्प से वो AC की जो वैल्यू है या AC की जो लेंथ है वो हमारे रेशो के अंदर आके कैंसिल आउट हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। इसके अंदर हमें पूछा गया है tan ऑफ DAC अपॉन tan ऑफ BAC। तो अब हम tan ऑफ DAC की बात करेंगे। तो tan ऑफ DAC, अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, जो DAC एंगल है हमारा वो एंगल है ये वाला, फिगर में देखो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, DAC। तो DAC का मतलब हो गया एंगल A के सामने वाली साइड जो DC है वो परपेंडिकुलर बन गई। एंगल A के सामने जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है वो DC परपेंडिकुलर हो गया, और बेस इसका AC हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे tan ऑफ DAC निकालेंगे तो उसको लिखेंगे DC अपॉन AC। DC इज परपेंडिकुलर, AC इज बेस फॉर ट्राइंगल ADC विद द रेफरेंस ऑफ एंगल A। अब DC जो है उसकी लेंथ हमने x मानी है, और AC को हम जानते नहीं, तो AC को इसी तरीके से रखेंगे एज इट इज। इसके बाद जो हमें डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिखा है tan ऑफ BAC। अब आप देखो ध्यान से, tan ऑफ BAC की बात करें तो BAC एंगल कौन सा है, BAC जो एंगल है वो हमारा फुल एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है BAC।
और BAC एंगल के लिए हमारी जो BC है वो पूरा बेस है ना, जो हमारा BC है ये पूरा बेस है इसके लिए BC, और इसकी हाइट क्या है AC है, क्योंकि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं ये वाला, इस एंगल के सामने हमें नजर आएगा परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो tan ऑफ BAC होगा वो होगा BC अपॉन AC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस क्या है AC है। अब BC की लेंथ क्या मानी हमने 2x और AC एज इट इज रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था उसमें निकालना था हमें tan DAC अपॉन tan BAC। अब tan DAC की वैल्यू देखो क्या है x अपॉन AC, तो हम इसको x अपॉन AC लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई tan BAC। tan BAC की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2x अपॉन AC, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन AC, डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे AC से AC फिर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास बचा x अपॉन 2x। तो x से x कैंसिल होने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो 1 अपॉन 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट सॉल्व होते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन में। इसके अंदर आप देखो हमें किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये रेशो फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसको हम x मान के ही जनरली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसमें कि हम कहीं पर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कहीं पर हम लोग x एज्यूम करके करते हैं, जहां पर रेशो पर्टिकुलर दे रखी होती है 3/4 या 4/5 इस तरीके से, तो वहां पर हम रेशो फैक्टर मान के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 3 sin A = 4 cos A। ध्यान से देखो सारे बच्चे, 3 sin A = 4 cos A, 3 sin A 4 cos A के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर नजर आ रहे हैं हमें वो 3 और 4 नजर आ रहे हैं, तो 3 और 4 को एक साइड में कर देंगे। कहने का मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन को cos A से डिवाइड कर देंगे। जब हम cos A से डिवाइड करेंगे, देखो मैं इसको लिख के समझा देता हूँ आपको, 3 sin A = 4 cos A गिवन है हमें। तो हमने क्या किया, जो cos A है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये बन जाएगा sin A अपॉन cos A विल बी इक्वल टू 4/3। इसको कि सॉल्व करके क्या बन जाएगा tan A। तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। जब tan A की वैल्यू 4/3 हो जाएगी तो हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम सीख के आ रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल है इसको हम प्लॉट करके एंगल ऑफ रेफरेंस A शो कर देंगे। एंगल ऑफ रेफरेंस A हो गया। अब एंगल A के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हमें हाइपोटेनस पता ही है 90 के सामने वाली साइड हो गई, तो रेस्ट ऑफ द साइड जो बेस है वो B बन गई। अब जो tan A दे रखा है हमें दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हो गया 4/3। तो रेशो फैक्टर हम K मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर बन जाएगा हमारा 25K स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5K। ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5K आ गई। बेस को हमने क्या निकाला, बेस हमें 3K निकाला हमने, करेक्ट, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाली हमने 4K निकाली। ये तीनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले हमें sin A निकालना है। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4K/5K, 4/5 आंसर हो गया। फिर cos A निकालना है, cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3x/5x, अगेन इट इज 3/5, या K हमने लिया रेशो फैक्टर। सिमिलरली आप जो थर्ड पार्ट है उसमें tan स्क्वायर A माइनस x स्क्वायर A निकालना है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। tan स्क्वायर A का मतलब है tan A की वैल्यू पहले निकालेंगे, दैट इज 4/3। tan A की वैल्यू 4/3 हमने निकाली ली थी पहले ही, आप देख पा रहे हैं, देखो ये रही 4/3 राइट साइड में। उसके बाद हमें sec A निकालना है। sec A क्या होता है, cos A का रेसिप्रोकल, तो cos A की वैल्यू 3/5 हमने ऊपर निकाली, इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 5/3 कर दो। अब हमें अपना क्वेश्चन देखना है, वो है tan स्क्वायर A माइनस x स्क्वायर A। tan स्क्वायर A माइनस x स्क्वायर A का मतलब tan A का होल स्क्वायर, दैट इज 4/3 का होल स्क्वायर, माइनस sec स्क्वायर A का मतलब 5/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने रेशो में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछ ली जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 15, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, और ये इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में आपके आ सकता है इस साल।
और आप इसको ध्यान से समझना। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी आप लोग इसको दोबारा से समझ लीजिए और इसको हम जो ईजी तरीका है उससे ही सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 4/5, पहली चीज। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 8 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें जिससे कि हमारा tan थीटा यूज हो जाए इसके अंदर। तो आप लोग सब जानते हो कि tan थीटा, अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि tan थीटा होता क्या है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज द रिलेशन ऑफ tan थीटा विद sin थीटा cos थीटा, दैट इज द कन्वर्जन, है ना। तो sin थीटा cos थीटा को यूज करके हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप इसको सोच सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर sin थीटा अपॉन cos थीटा आना चाहिए, और हम साफ समझ पा रहे हैं कि अगर हम अपने क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो फर्स्ट टर्म बिकम्स 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से हमें अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा नजर आ रहा है ये क्या बन गया, tan थीटा, दोनों केस में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 8 tan थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 tan थीटा प्लस 2। अब इसमें हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 4/5, जो आपको हमने सबसे पहले ऊपर निकाली है। तो 8 इंटू 4/5 माइनस 3/8 इंटू 4/5 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग देखेंगे इसके अंदर कि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या निकल के आएगा। देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/5 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 15/32 प्लस 10, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनल इसका आंसर हो गया 17/42। तो आप लोग सारे बच्चे ये जो एक्सरसाइज है इसको अटेम्प्ट करें। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी सॉल्व एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट होगी। और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग सारे हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके लिए जो प्रॉब्लम है अगर आप वो लिखोगे तो हम उसको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। और जिन लोग जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस लेक्चर को या पहला लेक्चर देख रहे हैं वो पुराने लेक्चर जरूर देख लें, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम अभी इसके बाद हम लोग या फिर हम इसको प्लान कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स को डिस्कस कर सके आप लोगों से लाइव, ठीक है ना। तो इसके सब्सक्रिप्शन को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन काफ़ी मिलता है, हम लोग मेहनत करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं आगे। और enjoy mathematics and thank you very much for this lecture.